सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप अपने पूरे रिवीजन के साथ अब बिल्कुल सेट हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर चेक करने के लिए कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और आप किस पेज से आगे जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा, डिस्कस करने जा रहे हैं सैंपल पेपर फर्स्ट। देखिए आपके पास जो क्वेश्चन पेपर है उसमें जो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है बेटे, गिवन बिलो द टू फिगर्स ऑफ डेनियल सेल, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें देखिए आपको निकालना है कि मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। उसमें बहुत ज्यादा आपको ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं है, आप देखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो है उसमें लिखा हुआ है कि जिंक इज डिपॉजिटेड एट कॉपर एंड कॉपर इज डिपॉजिटेड एट जिंक। ऑब्वियसली यही चीज इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि जिंक जो है वो डिपॉजिट होगा सिर्फ जिंक के एनोड पे ही, सिमिलरली कॉपर जो डिपॉजिट होता है वो कॉपर वाले इलेक्ट्रोड पे ही डिपॉजिट होता है, तो इसका ऑप्शन जा रहा है ऑप्शन ए। ठीक, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है बेटा, प्रोपेनॉल ऑन रिएक्शन विद एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विल प्रोड्यूस। देखिए इसका आंसर तो जाएगा टर्शरी अल्कोहल। अगर आपके मन में 1% भी डाउट है कि ये जा कैसे रहा है ऑप्शन सी के साथ, तो करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए आपको चाहिए प्रोपेनॉल यानी CH3C डबल बॉन्ड O CH3, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शिफ्ट, इधर गया माइनस इधर गया प्लस। जब इसका रिएक्शन आप कराएंगे एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, चलिए एल्किल की जगह आप मिथाइल ग्रुप ले लीजिए, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। आपको अच्छे से मालूम है कि ये जो है ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जब आप बॉन्ड क्लीव करते हैं तो आपको देता है कार्बन आयन और मैग्नीशियम लेके जाता है पॉजिटिव, प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ प्लस जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये MgBr चला जाएगा इसके पास और ये CH3 आ जाएगा इस कार्बन के पास। क्या चीज बनेगी? CH3C सिंगल बॉन्ड O और इसके साथ आ गया MgBr, इधर आ गया CH3 और ये CH3 तो उसका पहले से था ही। जब आप कराएंगे इसका हाइड्रोलिसिस, चलिए हाइड्रोलिसिस को मैं ऐसे लिख देता हूं H प्लस OH माइनस। आपको अब जो बॉन्ड क्लीवेज मिलेगा वो कैसा मिलेगा? चलिए O माइनस और ये हाइड्रोजन इसके पास और OH इसके पास MgBr के साथ, तो ये आपको देके जा रहा है CH3C OH CH3 और MgBr OH। अब देखिए ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है इसने 3 डायरेक्शन में ब्रांचिंग रखी है, इसका मतलब है कि ये टर्शरी अल्कोहल हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ऑन बॉइलिंग द एग व्हाट स्ट्रक्चरल चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन द एग व्हाइट। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और इसमें होता है कि क्या है कि जब आप एग व्हाइट मतलब एग को बॉईल करते हैं तो उसका एग व्हाइट जो है वो अपने सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर्स को लूज कर देता है और बचता है सिर्फ उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर, तो इसका ऑप्शन जा रहा है बेटा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल अंडरगो कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन के लिए सबसे मस्ट कंडीशन ये है कि मॉलिक्यूल के पास क्या नहीं होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो वो कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देगा। अब देखिए फर्स्ट वाला जो है जो इथेनॉल CH3CHO, ऑब्वियसली इसमें दिख रहा है आपको, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, उसके बाद अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन जो ऑप्शन सी है बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए आपका सही ऑप्शन जा रहा है C6H5CHO यानी कि ऑप्शन सी। उसके बाद आ रहा है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोएल्केन्स रिएक्ट विद एक्वस KOH मोस्ट इजीली। ये क्वेश्चन जो है ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करने वाला है और इसमें अगर आप देखेंगे ऑप्शन सी 2-bromo-2-methyl प्रोपेन यानी कि CH3C, इसी पे आ रहा है ब्रोमीन, इसी पे आ रहा है CH3 और ये प्रोपेन। ये देखिए सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेकंड नंबर के कार्बन पे, तो ये इकलौता ऐसा मॉलिक्यूल है इन चारों ऑप्शंस में जो कैसा है 3 डिग्री, तो इसका ऑप्शन जाएगा सी। उसके बाद है सेकंड एंड थर्ड रो एलिमेंट्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स रिजेंबल ईच अदर मच मोर देन दे रिजेंबल द फर्स्ट रो बिकॉज ऑफ। इसका तो आंख बंद करके आपको आंसर लिखना है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, और ये आपके एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। आप अगर उसका पैराग्राफ पढ़ेंगे कॉन्टेक्स्ट तो उसमें स्टेटमेंट मिलेगा आपको ये।
चलिए उसके बाद व्हाट विल बी द रेट इक्वेशन फॉर रिएक्शन 2x प्लस वाई गिविंग z, सॉरी, इफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0। देखिए हमको मालूम है कि फॉर्मूला होता है रेट इज इक्वल्स टू k x टू द पावर m y टू द पावर n। जो आपको इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 2x प्लस वाई गिविंग z, इसके लिए अगर आप ड्राफ्ट करना चाहें, आपको अच्छे से मालूम है कि ऑर्डर के लिए आपको क्या करना रहता है, आप एक्सपोनेंट्स को ऐड करते हैं तो वो ऑर्डर मिलता है। आपको ये हिंट कर दिया गया कि ऑर्डर को जो है वो जीरो ऑर्डर है, यानी m प्लस n इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, अब ऑर्डर जो है वो नेगेटिव हो नहीं सकता। अगर नेगेटिव होता तो आपके पास ऑप्शन था कि ये +1 और ये -1 हो सकते थे, लेकिन जब ये पॉसिबिलिटी नहीं है तो ये ऑप्शन, ये कॉम्बिनेशन बैठेगा नहीं। तो आपके पास एक ही रास्ता बचता है कि m भी 0 हो जाए, n भी 0 हो जाए। इस कंडीशन में जो रेट के लिए फॉर्मूला बैठेगा वो होगा x टू दी पावर 0 y टू दी पावर 0। कितना होता है आपको मालूम है इसका, ये होगा k इंटू 1 और इसके लिए भी 1, तो रेट इज इक्वल्स टू आएगा k। तो इसका ऑप्शन जा रहा है बेटे ऑप्शन बी। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट पीकेबी वैल्यू। इसके साथ एक कंडीशन है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ भी है कि पीकेबी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी बेसिक स्ट्रेंथ उतना कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलते हैं ये दोनों। ठीक, अच्छा अब बेसिक स्ट्रेंथ और पीकेबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप एक काम कीजिए, ये जो 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं इनको आप बेसिक स्ट्रेंथ के बेस पे कंपेयर कर लो। देखो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है बेटे उसमें 3 प्लस आई लग रहे हैं, 3 मिथाइल ग्रुप है। बी जो है अमोनिया, उसके पास कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, जबकि सी और डी ऑप्शन के पास भी 2 और 1 प्लस आई है। तो इसका आंसर जो है वो जा रहा है क्या, अमोनिया NH3। द नेक्स्ट इज IUPAC, नेम ऑफ द कंपाउंड, इसका ऑप्शन है बी 2 प्रोपेन, क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे CH3 सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, आपको यहां पे लग रहा होगा कि ठीक है, वैसे भी अगर करके देखेंगे तो ये जा रहा है आपका सेकंड नंबर का कार्बन, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सेकंड नंबर के कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है मिथॉक्सी, तो इसलिए इसका नाम जा रहा है 2 प्रोपेन। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसका सही आंसर जा रहा है ऑप्शन ए 0 ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। नेक्स्ट कम्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल नॉट यील्ड फिनॉल। देखिएगा जो आपके पास क्वेश्चन पेपर का सेट है, जो ऑप्शन ए है बेटे ये आपको अच्छे से मालूम है, इसमें तो आपको फिनॉल मिलता ही है, ये ऑप्शन होगा नहीं। ऑप्शन सी को देखिएगा, जब आप बेंजीन को ओलियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तब भी फिनॉल बनता है सॉरी। उसके बाद है आपके पास क्लोरोबेंजीन को NaOH और HCl की प्रेजेंस में करवा रहे हैं, इसमें भी आपको फिनॉल ही मिलता है। अब थोड़ा देखिए ऑप्शन नंबर बी, जिसमें एनिलीन को रिएक्शन करा रहे बेटे NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl और बाद में H2O के साथ रिएक्शन। आपको अब तो याद आ गया होगा कि ये वाले रिएक्शन में बनता क्या है। ये वाले रिएक्शन में जब आप एनिलीन को रिएक्शन कराते हैं बेटे NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तब ये बना के देता है आपको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और जब इसमें आप H2 की प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं तो ये सॉरी इसको ये लीजिए, ये आपको बना करके देगा Cl। अगर आप इसमें चलाएं Cu2Cl2 along with HCl। ठीक, तो ये जो ऑप्शन है ये तो आपको क्या देने वाला है, फिनॉल नहीं देने वाला, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जा रहा है ऑप्शन बी। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल्स इज कलरलेस। आपको बहुत अच्छे से मालूम है कलरलेस होने की एक ही शर्त है कि उसके पास अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, और ये है सिर्फ और सिर्फ जिंक में, क्योंकि अगर आप देखते हैं Zn तो ये जाता है बेटे 4s2 3d10, और Zn यानी कि जिंक के +2 होने का मतलब है कि इसका 4s खाली हो गया, 3d तो कंप्लीटली फिल्ड है, यानी इसमें तो ये कलरलेस ही रहेगा सॉरी।
उसके बाद असर्शन रीजन में देखिएगा 13A, नाइट्रो पिक्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, जबकि उसके पास कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं है, असर्शन है ये, और रीजन ये है कि 3 नाइट्रो ग्रुप्स इन पिक्रिक एसिड एक्टिवेटेड फिनोलेट आयन। ये आपको भी मालूम है नाइट्रेट ग्रुप जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट -I प्रोड्यूस करके देता है जो एसिडिटी बढ़ा देता है। और लास्ट ईयर आप लोगों ने पढ़ा भी है इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन में कि जैसे जैसे आप -I स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट इज एल्डोल कंडेंसेशन कैन बी कैटलाइज्ड बोथ बाय, हाँ ये सही है। देखिए इसका रीजन जो है बेटे ये गलत है, ऑल्दो दोनों स्टेटमेंट जो है वो तो सही है, तो इसका ऑप्शन जो है वो है बी। अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, जो प्यूरिन बेसिस प्रेजेंट इन डीएनए और एडेनिन एंड ग्वानिन, सही है, लेकिन रीजन जो लिखा हुआ है उसमें ये कि इसमें लिखा है कि थाइमिन इज प्रेजेंट इन आरएनए व्हाइल यूरेसिल इज प्रेजेंट इन डीएनए। ऑब्वियसली ये गलत है, ठीक, ये चीज रिवर्स आता है, आरएनए के पास यूरेसिल और डीएनए के पास थाइमिन होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। द नेक्स्ट इज, ठीक है, इसका ऑप्शन जा रहा है बेटे सॉरी ऑप्शन ए, बोथ आर करेक्ट एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन्स ए। चलिए अब आते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी के क्वेश्चंस भी बहुत इजी हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 जो है बेटा ये कहता था कि रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन वेरीज विद टेम्परेचर T अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन log K is equals to log A minus EA upon 2.303 R1 by T। अगर इसको आप स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से कंपेयर करेंगे जो कि रहता है y is equals to mx plus c, तो आपको मालूम चलेगा कि ये जो log K है बेटे ये है आपका y, ये जो है ये है आपका इंटरसेप्ट यानी कि c, और ये चीज जो है ये है आपके लिए स्लोप सॉरी, ठीक। तो यहां से आपको क्या मिल गया, यहां से आपको ये मिल गया कि माइनस ऑफ EA इज इक्वल्स सॉरी माइनस ऑफ EA अपॉन 2.303 R, इसके लिए ही आपको क्वेश्चन में आप देखेंगे तो क्या है, स्ट्रेट लाइन विद अ स्लोप ऑफ -4250 की मतलब केल्विन, तो ये इसकी वैल्यू किसके बराबर है, -4250। क्यों, क्योंकि ये जो है बेटे ये क्या है, ये है m, ये है x। अगर आप इससे कंपेयर करेंगे तो ठीक, जहां पे ये m क्या रहता है, m रहता है स्लोप, ये लीजिए, और आपको क्वेश्चन में ही स्लोप की वैल्यू दी हुई है कितनी, माइनस ये। चलो अब इसमें वैल्यूज रख दो, माइनस ऑफ EA इज इक्वल्स टू -4250 इंटू 2.303 इंटू 8.314, माइनस से माइनस वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, EA की वैल्यू आएगी 81375.35 जूल पर मोल। सॉरी, अगर आपको ये ऐसे लिखना थोड़ा सा इनकन्वीनियंट लग रहा है तो आप एक काम कीजिए, डेसिमल को 3 प्लेस यहां खिसका दीजिए। इसका मतलब है कि आपको क्या करना है, इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर रहे हैं आप, तो ये हो जाएगा 375 किलो जूल पर मोल, और यही आपका आंसर है एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए बेटा, विच ऑफ द टू मोलैरिटी और मोलैरिटी इज द बेटर वे टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन एंड व्हाई। अब इसका आप लोगों को मालूम है कि आप मोलैरिटी और मोलैरिटी में हमेशा मोलैरिटी को प्रेफरेंस देते हैं, क्यों, क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, जबकि मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। चलिए उसके बाद है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ 2% वोलेटाइल, ठीक है, एक्सर्ट्स अ प्रेशर ऑफ, ठीक। चलिए इसका भी सॉल्यूशन देख लिया जाए। देखिए आपसे कहता क्या है कि वेपर प्रेशर ऑफ
सॉल्यूशन, यानी कि P1 नॉट, या एक काम कीजिए, ये सॉल्यूशन है ना, यानी कि ये प्योर सॉल्वेंट है, तो इसको आप P1 ही रखिए, ये है 1.004। अब आपको ये चीज मालूम है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, जिसको आप क्या मानेंगे P नॉट, इसकी वैल्यू रहती है बेटा 1.013 बार। ठीक, चलिए और क्या क्या चीज अपने को मिली है, इंफॉर्मेशन अपने को मिला है कि मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट जाता है W2, ये होगा 2 ग्राम। अब देखो भाई 2 ग्राम कैसे लिया, क्योंकि क्वेश्चन में आपको वैल्यू मिली है 2%, यानी कि आउट ऑफ एवरी 100 ग्राम आपके लिए 2 ग्राम, यानी कि 100 ग्राम का 2%, यानी कि 2 ग्राम क्या जाएगा, सॉल्यूट जाएगा। तो इस तरीके से मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, यानी कि W1, ये होगा 100 - 2, यानी 98 ग्राम। ठीक, यहां भी कोई दिक्कत की बात नहीं। अब क्या कहता है, देखिए अपना सॉल्वेंट क्या है बेटे, प्योर वाटर, यानी कि मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये होने वाला है M1, ये H2O के लिए होता है 18 ग्राम्स पर मोल। यहां तक भी ठीक। चलिए अब एक काम करते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाला जो इक्वेशन है राउल्स वन में, उसको अप्लाई कर देते हैं। P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट, जहां P नॉट क्या है, यह है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, मतलब प्योर सॉल्वेंट, और PS है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, इज इक्वल्स टू W2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन W1। 1.013 माइनस 1.004 अपॉन 1.013 इज इक्वल्स टू W2 की वैल्यू है 2, M2 अपने को कैलकुलेट करना है, M1 की वैल्यू है 18, W1 की वैल्यू है 98। तो जब आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपको M2 की वैल्यू जो मिलेगी अप्रोक्सीमेटली मिलेगी 41.35 ग्राम्स पर मोल। ठीक, ये आपका आंसर। चलिए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 19 को देखो बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी, अच्छा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2, SN2 के लिए आपको मालूम है SN2 यहां जो नंबर रहता है उसको जस्ट ऑपोजिट चलते हैं, यानी कि अगर ये SN2 है तो ये सिंगल स्टेप में ही खत्म होगा, यानी कि ये 1 स्टेप रिएक्शन होने वाला है। और अब थोड़ा सा याद करो भाई, 1 स्टेप रिएक्शन मतलब इसकी खासियत है पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट, और पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल मानते हैं किसको, स्टेरिक हिंड्रेंस को, यानी स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज्यादा होगा पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट बनने की प्रोबेबिलिटी उतनी कम होगी। इस बेस पे आपको इतना आइडिया तो है कि 3 डिग्री मॉलिक्यूल 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा होता है। अगर इसका स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा है तो इसके SN2 में जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम होगी। फिर 2 डिग्री की बारी, फिर 1 डिग्री की बारी, और सबसे जल्दी कौन जाएगा, मिथाइल कार्बोकेटाइन। ठीक, चलिए अब इसमें चेक करते हैं भाई, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड आपको चाहिए इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे पहले आपको रखना है किसको, जो सबसे वीकेस्ट है। चलो देखो भाई, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड 3 डिग्री है तो ये सबसे पहले रखाएगा। उसके बाद N प्रोपाइल ब्रोमाइड, चलिए आपके लिए मैं स्ट्रक्चर भी बना देता हूं, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड CH3, ये लीजिए, ये है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो कि 3 डिग्री है। उसके बाद आ रहा है आपका सेकंड नंबर पे N प्रोपाइल ब्रोमाइड, नहीं आपके पास आ रहा है सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये लो भैया सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक, ये 2 डिग्री।
फिर गया एन प्रोपाइल ब्रोमाइड CH3 CH2 CH2Br, ये है एन प्रोपाइल ब्रोमाइड 1 डिग्री। और उसके बाद मिथाइल ब्रोमाइड यानी कि CH3Br, तो ये तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो अपने लिए ऑर्डर क्या गया बेटा, अपने लिए गया है ये जा रहा है, सबसे पहले है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, उसके बाद जा रहा है एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, सॉरी उसके बाद जा रहा है सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, उसके बाद जा रहा है, एक मिनट, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का है ना उसने, तो ये यहां पे Br, यहां पे CH2 CH3 सॉरी। चलिए उसके बाद तो ये पहले पोजीशन पे आएगा सबसे वीकेस्ट, फिर ये, फिर ये, फिर ये। इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है, मतलब आपको लो से हाईएस्ट वैल्यू की तरफ चलनी है, यानी कि आप 3 डिग्री से चलते हुए मिथाइल तक आएंगे। उसके बाद बेटे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के बेस पे, ठीक, एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेस पे आपको अरेंज करना है। इंक्रीजिंग मतलब सबसे पहले आएगा सबसे लीस्ट एसिडिक, और एसिडिटी के लिए आपको मालूम है कि एसिडिटी के साथ कंडीशन क्या रहती है कि एसिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई इफेक्ट की। अब देखो इन 3 ऑप्शन में जो जो थर्ड वाला ऑप्शन है उसके पास 2 प्लस आई इफेक्ट है, तो सबसे लीस्ट एसिडिक तो वही होगा। उसके बाद आपका जाएगा जो सेकंड नंबर का मॉलिक्यूल लिखा हुआ है वो होगा सेकंड नंबर पे, और जो सबसे पहला वाला मॉलिक्यूल लिखा हुआ बेटा वो होगा सबसे हाईली बेसिक, हाईली एसिडिक। उसके बाद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स। आपको इसका रीजन मालूम है, बिकॉज एल्कोहल्स जो होते हैं दे कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जितनी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना तगड़ा होता जाएगा। Aldehydes have more reactive, aldehydes are more reactive than ketones towards nucleophilic reagents। इसका रीजन है स्टेरिक हिंड्रेंस। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड में आप एक कॉमन, चलो एग्जांपल ले लेते हैं, ये इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है और इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में तो कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन यहां पे बेटा ये एक छोटा सा ग्रुप है, जबकि यहां पे उसके कंपैरिजन में थोड़ा बल्की ग्रुप है। ठीक, ये बल्की ग्रुप और बड़ा हो सकता है, लेकिन एल्डिहाइड में तो फिक्स है। आप अगर बड़ा करना भी चाहोगे तो इसको करोगे, लेकिन एक तो आपको हाइड्रोजन छोड़ना ही पड़ेगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो एल्डिहाइड को ज्यादा रिएक्टिव बना देता है इन कंपैरिजन टू कीटोन। ठीक, चलिए उसके बाद आ रहा है हाउ यू कन्वर्ट इथेनॉल टू फॉलोइंग कंपाउंड्स। पहला है आपका ब्यूटेन 1,3 डाइऑल और दूसरा है ब्यूट 2 इनल। चलिए आपको चाहिए, अगर आप बनाना चाह रहे हो ब्यूटेन 1,3 डाइऑल, तो ये आप एल्डोल कंडेंसेशन से बना ही लोगे। ये एल्डोल कंडेंसेशन से बनेगा। इसके लिए करना क्या है आपको, ट्वाइस ऑफ C2H5 CHO। अब देखिए एल्डोल कंडेंसेशन आपको मालूम है, आपको 2 मॉलिक्यूल चाहिए, ठीक, और 2 मॉलिक्यूल आप इन प्रेजेंस ऑफ लेकर के आएंगे क्या, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। तो क्या होता है, जैसे इसको अगर लिख दें C2H5 CHO, चलिए ऐसे नहीं, ऐसे लिख देते हैं, ठीक, और ये वाला एक और मॉलिक्यूल C2H5 CHO। ठीक, तो ये होता क्या है, यहां से फ्यूज होता है और एक आप यहां पे शिफ्ट कराते हो। ये एक शॉर्टकट सा तरीका है प्रेडिक्ट करने का कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या कंडीशन हो जाएगी, हाइड्रोजन उधर चला गया तो C2H5 और कार्बन इसके पास आ गया OH और CH C2H5 नॉट सॉरी हाँ CHO। तो
CH2CHO। चलिए अब क्या करना है आपको, देखिए एक पोजीशन पे तो आपके पास आके रखा हुआ है OH, आपको बस इस CHO को कन्वर्ट करना है OH में। तो आपके लिए करना क्या बेटा, एक ही ऑप्शन बचता है कि आप इसको क्या करवा दीजिए, NaBH4 के प्रेजेंस में इसको रिडक्शन करवा दीजिए। तो ये क्या बना लेगा, C2H5CHOH CH2, नॉट डायरेक्टली OH, ये CH2 और उसके बाद वाला CH2OH। अब देखिए ये क्या हो गया, 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन, यानी कि ब्यूटेन 1,3 डाइऑल। उसके बाद है ब्यूट टू इनल। ब्यूट टू इनल के लिए आपको बहुत मेहनत नहीं करना है, यहां तक आप सेम आएंगे और जब इसमें आप रिएक्शन कराएंगे H2O का तो ये ब्यूट टू इनल बना देगा। चलिए उसके बाद का क्वेश्चन है, व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसका तो वन वर्ड आंसर है बेटे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद है यूजिंग वैलेंस, सेक्शन सी में आ गए, यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थियोरी एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन रिलेशन टू द कॉम्प्लेक्सेस गिवन बिलो। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, देखो एक सिंपल सी चीज है, अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन आयन में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, बैक बॉन्डिंग कराता है। उस कंडीशन में आप डी पहले लिखते हैं, और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो आपको बाद में करना है। एक चीज और आपको ध्यान में रखनी रहती है कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें सेंट्रल मेटल एटम के साथ में लिगेंड्स का नंबर अगर 6 है तब तो ऑक्टाहेड्रल ही जाने वाला है, ठीक। अगर 4 होगा तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल देखेंगे। चलिए पहला जा रहा है बेटे MnCN6 3-। अगर इसको IUPAC थोड़ा यही प्रैक्टिस कर लो तो क्या होगा, हेक्सासाइनाइडो, ये लीजिए यहाँ पे 3- आया है तो इसके नाम के साथ में जुड़ेगा 8, तो हेक्सासाइनाइडो मैग्नेट और 3 आयन। चलो अब देखो इसमें साइनाइड जो है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मतलब D2sp3 होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन। स्ट्रक्चर तो होगा इसका ऑक्टाहेड्रल। सिमिलरली सेकंड वाला जो है उसमें अमोनिया है, अमोनिया की कंडीशन में वीक फील्ड लिगेंड है तो आप डी बाहर लिखेंगे, आंसर होगा sp3d2। उसके बाद वाले में H2 है, अगेन sp3d2, ठीक। मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए बेटे आप लोगों को चेक करना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये मैं यहाँ आप लोगों को बस हिंट कर रहा हूं आपको क्या करना है, आपको मैग्नीज +3 के स्टेट में देखना है। सेकंड वाला जो है उसमें है कोबाल्ट और साथ में है 6 अमोनिया। यहां पे भी आप देखेंगे तो इसका ऑक्सीडेशनल स्टेट आ रहा है 3 कोबाल्ट का, और फिर जा रहा है क्रोमियम H2O6 3+, ये भी न्यूट्रल लिगेंड है तो ये भी हो गया 3+। तो क्रोमियम +3, मैग्नीज +3 और कोबाल्ट +3 में आपको ढूंढना है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसके पास जितना ज्यादा वो उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिक, और जिसके पास 0 वो डायमैग्नेटिक, ठीक। उसके बाद है मैग्नेटिक मोमेंट। उसके लिए तो भैया आपके पास एक ही ऑप्शन है, पहले तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालिए, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला बैठा दीजिए, जो वैल्यू आएगी उसमें यूनिट दे दीजिएगा, बोर मैग्नेटॉन हो गया। उसके बाद फिर ये कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो भाई ये नर्स्ट इक्वेशन का क्वेश्चन है, नर्स्ट इक्वेशन के क्वेश्चन के लिए आपको चाहिए क्या, E सेल इज इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n log base 10 concentration of anode upon concentration of cathode, ठीक। आपकी बुक में भी ये दिया हुआ है, इस फॉर्मूले को रखिए। और उससे पहले आप पहचानिए कि फर्स्ट मतलब ये जो 3 क्वेश्चन है इनमें एनोड कौन है, कैथोड कौन है। मैं आपको एक छोटा सा बस हिंट कर दे रहा हूं, जो एनोड होगा एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो एनोड में अगर ऑक्सीडेशन होगा तो वो जाएगा कहां, जैसे कि चलो फर्स्ट वाले को मैं बता ही देता हूं आपको, निकल सॉलिड से ही जा रहा है निकल +2। अगर आयनिक फॉर्म है मतलब वो तो एक्वस है। अब देखिए 0 से +2 में क्या है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी कि ये वाली चीज एनोड है। और यहां से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे उन दोनों इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट कर रहा है, कॉपर +2। आयनिक स्टेट है मतलब ये एक्वस होगा, कॉपर सॉलिड।
यहां पे हुआ है देखो बेटे रिडक्शन, और रिडक्शन किस में होता है? रिडक्शन होता है कैथोड पे। अब ब्रैकेट में जो कंसंट्रेशन वैल्यूज रखी है लिखी हुई है उसको इसमें पुट कीजिए। m इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, और वहां से ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए द नेक्स्ट इज केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स, पेंटेन 2-ऑल और पेंटेन 3-ऑल। देखिए इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। पेंटेन 3-ऑल जो है वो नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा सॉरी, जबकि पेंटेन 2-ऑल जो है वो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक, उसके बाद है इथेनॉल एंड फिनॉल। ये तो और भी इजी है भाई। इथेनॉल के साथ कंडीशन है C2H5OH, जबकि फिनॉल है ये। अब इसके लिए तो आप लोगों को मालूम है, इसमें अगर आप लोगों ने कर दिया न्यूट्रल FeCl3 ऐड तो ये आपको देगा बहुत ही बढ़िया सा वॉयलेट कलर, जबकि ऐसा कोई रिएक्शन इसमें नहीं मिलता। ठीक, दूसरी चीज ये जो इथेनॉल है ये आपको पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट, जबकि आपको मालूम है ये अपने बल्कि स्ट्रक्चर के कारण, और इसमें आप अगर इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं मिल पाएगा। तो ये हो रहा है नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट वाला मॉलिक्यूल। ठीक, फिर है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। व्हाई? इसका आंसर भी बड़ा इजी है, ये है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और ये है ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। सिंपल सी चीज है भाई, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, दूसरी चीज ये जो है वो क्या लगाता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है, जबकि इसके साथ वो कंडीशन भी नहीं है। ठीक, तो इसके कारण कहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होने के कारण बहुत इजीली इसमें इसका जो नेगेटिव चार्ज रहेगा उसको रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करा देगा, जबकि इस बेचारे के पास वो टेंडेंसी थोड़ी कम है। तो ये फैक्टर्स ही हैं जो इस ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल को ज्यादा एसिडिक बनाते हैं। एसीटोन ऑन रिएक्शन विद, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसीटोन ऑन रिएक्शन विद HCN दैट इज हाइड्रोजन साइनाइड या मिथाइल नाइट्राइल गिव्स वन कंपाउंड व्हेयरएज एसिटाल्डिहाइड गिव्स टू कंपाउंड्स दैट आर डिफिकल्ट टू सेपरेट। व्हाई? अच्छा, वो इसलिए क्योंकि ये भी आपके एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन है। क्योंकि देखिए एसिटाल्डिहाइड जो है वो जब HCl से रिएक्शन करता है तब जो कंपाउंड्स का मिक्सचर बनाएगा उसमें बॉइलिंग पॉइंट्स में बहुत माइनर डिफरेंस होता है, जिसके कारण उसको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक, चलिए उसके बाद आइडेंटिफाई A, B and C इन गिवन सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। बहुत इजी, देखने में ये क्वेश्चन जितना टफ है बेटे है उतना ही इजी। ये लीजिए प्लस HCN। अब देखो आपको तो मालूम है यहां पे जो भी कार्बन है ये कार्बन डबल बॉन्ड O, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शिफ्ट नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, ये जाएगा इधर, साइनाइड जाएगा इधर। क्या चीज बनेगी? CN यहां और OH यहां, है कि नहीं? सिंपल सा तो है रिएक्शन। तो ये जो चीज बन के तैयार हुई है ये है आपका A। अब क्या कह रहा है, A पे आप रिएक्शन कराएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का तो D बनेगा, और इसमें जब आप रिएक्शन कराएंगे, मैं एक ही लिख रहा हूं बस सॉरी, डिबाल H, तो ये कंपाउंड C बनाएगा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको अच्छे से मालूम है बेटा कि ये है एक रिड्यूसिंग एजेंट, और वो भी कैसा, ये हाइड्रोजन सप्लायर है। तो ये क्या करेगा, ये जो साइनाइड है इसको रिड्यूस कर देगा, और रिड्यूस करके क्या बनाएगा, ये OH यहीं पे और CH2NH2। ठीक, जबकि डिबाल H के साथ कंडीशन क्या है भाई, ये डिबाल H भी इस साइनाइड को यानी नाइट्राइल ग्रुप को रिड्यूस करेगा, लेकिन आपको मालूम है ये जब रिड्यूस करता है तो ये
पहले इमिन बनाता है, फिर वो आगे जाकर के एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, ये आप लोगों के बुक में देखिएगा, जहां केमिकल प्रॉपर्टी, सॉरी, जहां पे आप लोगों की बुक में दिया होगा सिंथेसिस या प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, उसमें है ये डिवाल-H। तो उसके मैकेनिज्म से भी आप इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया ए, ये है आपका बी, ये है आपका कंपाउंड नंबर सी। चलिए, व्हाट हैपेंस व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद फॉलोइंग रिएजेंट्स। बहुत इजी चीज है, ये आपके एनसीईआरटी बुक का ही दिया हुआ है। ब्रोमीन वाटर की कंडीशन में, ब्रोमीन वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो ऑक्सीडाइज करेगा। HCN जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसमें साइनोहाइड्रिन बनाएगा, और उसके बाद है ये जो एसिडिक एनहाइड्राइड, तो ये क्या करता है, पेंटा एसिडेट फॉर्म करता है। ठीक, तो ये तीनों चीजें आपके एनसीईआरटी बुक में है बिल्कुल डायरेक्ट, इसलिए मैं बस आपको हिंट कर रहा हूं कि वहां से आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। द नेक्स्ट इज राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। पहला है बेटे CH3 CH2 CH2 CHBr CH3। देखो, अब इसमें KOH भी है और इसमें लिया है एल्कोहल, और आपको अच्छे से मालूम है KOH अगर एल्कोहल की प्रेजेंस में है तो वो बीटा एलिमिनेशन करेगा। तो एक प्रोडक्ट तो आपके लिए क्या फिक्स है बेटे, -KBr। ठीक, अब ये OH जो है इसकी ताकत को किसने बढ़ा दिया, C2H5O- यानी कि इथॉक्साइड आयन ने, जो ये कहता है कि घर में घुसो और बीटा पोजीशन का हाइड्रोजन उड़ाओ। बीटा ये भी है, बीटा ये भी है, लेकिन अगर बीटा आप यहां से उड़ाओगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, CH3। मैं ये सारे को एक साथ में लिख दे रहा हूं, CH2 3 बार आ रहा है, और फिर रुकिए इसको, ये CH डबल बॉन्ड CH2। तो इस कंडीशन में जो चीज बनी ये क्या है, पेंट 1ene। ये है बेटे माइनर प्रोडक्ट। क्यों माइनर प्रोडक्ट, क्योंकि आप लोगों ने एक रूल पढ़ा हुआ है, सेट्जेफ रूल। सेट्जेफ रूल के अकॉर्डिंग ये मोर सब्स्टिट्यूटेड नहीं है। अगर आपने इसकी वजह यहां का हाइड्रोजन उड़ाया होता तो वो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होता। तब आपके लिए क्या बनता भाई, उधर अगर आप उड़ाते तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH अब ये जो चीज तैयार हुई है पेंट 2ene, ये स्टेबल है, ये मेजर है। क्यों, क्योंकि यही है जो सेट्जेफ रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक, जो ये कहता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। चलिए नेक्स्ट, ब्रोमोबेंजीन को, ठीक है, ब्रोमोबेंजीन को मिथाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में एनहाइड्रस ClCl3 से रिएक्शन करा रहे हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, अगर आपने रखा हुआ है ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमीन के पास, भले यहां पे शो नहीं करते लेकिन इसके पास भी 3 लोन पेयर रहते हैं जो इसमें रेजोनेंस क्रिएट कर ही सकते हैं। जब आप इसमें करोगे क्या, CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा ऐसे थोड़ी देर के लिए, इसको संभालेगा AlCl4- के फॉर्म में, और ये जाकर के जुड़ेगा और ऑर्थो और पैरा आइसोमर्स बनाएगा। उसके बाद वाला जो बेटे वो उल्मान रिएक्शन है, उसको फिलहाल के लिए आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 ये आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, तो ये आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग आते हैं सीधा अब सेक्शन डी में। पहला क्वेश्चन है बेटे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स एंड व्हाई। देखिए एक सिंपल सी चीज है, लिगेंड्स की डेंसिटी यानी किलेशन जितना बढ़ता है CFSC उतनी बढ़ती है। CFSC बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल जो है या आयन जो है, कोऑर्डिनेशन आयन, वो स्टेबल होगा ही होगा। ठीक, तो ये जो दोनों ऑप्शंस है उसमें सेकंड ऑप्शन जो है जिसमें इथाइलिन या इथेन 1,2-डाइमीन यूज किए हैं, उसका किलेशन ज्यादा है, वो बाइडेंटेड लिगेंड है, तो उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा बनती है। तो इसका ऑप्शन है सेकंड वाला, यानी कि COEN थ्राइस 3+।
फिर है राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, अच्छा सॉरी इसके ऑप्शन में है राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ द लिंकेज आइसोमर ऑफ अब देखिए इसका अगर लिंकेज आइसोमर का लिखना है नाम, तो इसका लिंकेज आइसोमर क्या होगा बेटे, ये कोबाल्ट यही रहेगा, NH3 यही रहेगा, लेकिन अब इसमें नाइट्रोजन था लिंकिंग एटम, और ये इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा लिंकिंग एटम। ठीक, इसका आईयूपीएसी नाम आपको लिखने के लिए बोला है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ द लिंकेज आइसोमर ऑफ दिस, ये इसका लिंकेज आइसोमर, तो इसमें क्या होगा, पेंटा अमीन कोबाल्ट या पेंटा अमीन ओ नाइट्राइटो कोबाल्ट क्लोराइड, और कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है वो लिखेंगे आप। राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ये वाले का नाम जा रहा है आपका टेट्रा अमीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ठीक, उसके बाद जा रहा है ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ठीक, जहां तक बात इसमें NH3 है अमीन वीक फील्ड लिगेंड है, तो हाइब्रिडाइजेशन, अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यानी हाइब्रिडाइजेशन जाएगा sp3d2, शेप जाएगा ऑक्टाहेड्रल, बिहेवियर जाएगा पैरामैग्नेटिक। ठीक, उसके बाद ये पूरा ठीक है, सीधे हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन जो है इसका, गिव रीजन व्हाई कंडक्टिविटी डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। देखिए ये है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट में मोबिलिटी ऑफ फ्रीली अवेलेबल आयंस बहुत लो होती है, उसमें भी आप डाइल्यूट कर दोगे तो उनकी मोबिलिटी बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण कंडक्टेंस कम हो जाता है, कंडक्टिविटी कम हो जाती है। द नेक्स्ट इज ठीक, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस, इसके लिए है 858। मैं फिलहाल के लिए यूनिट नहीं लिख रहा हूं, वो आप लोग लिखेंगे। आपको क्या दिया बेटे, अच्छा चलो पहले देख लो, इसका डिसोसिएशन जो है वो अकॉर्डिंग टू कोल्ड-रॉस लॉ क्या होगा, ट्वाइस ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम +3 प्लस थ्राइस ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयन। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, एक सल्फेट आयन के लिए जो मोलर कंडक्टिविटी है वो है 160, आपको निकालना है एल्यूमिनियम +3 के लिए। सिंपल है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए इसी से ही कहानी आगे बढ़ाते हैं। ठीक, ट्वाइस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम प्लस थ्राइस 3 into 160 is equals to 858, twice of aluminium +3 plus 378, ये है 2 एल्यूमिनियम का, तो एक एल्यूमिनियम के लिए कितना होगा 378/2 यानी कि 189 यूनिट आप मेंशन कर लीजिएगा, ये इसका आंसर है। फिर है HCl का दिया है आपको 426, सॉरी NaCl का दिया है आपको 126। चलो यहीं पे इसका डिसोसिएशन भी देख लो, ये है H+ और Cl-, ये है Na+ और Cl-, और दिया है आपको CH3COONa, ये मिला है 91। ये टूटेगा कैसे, CH3COO- प्लस Na+। आपको निकालना किसके लिए है, एसिटिक एसिड के लिए। एसिटिक एसिड के लिए आपको चाहिए एसिटेट आयन जो मिलेगा इक्वेशन 3 से, और H+ जो मिलेगा आपको इक्वेशन 1 से।
तो जब आप इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 1 या 1 प्लस 3 लिख लीजिए करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों तो मिलेंगे लेकिन Na प्लस और Cl माइनस भी ऐड हो जाएगा, तो उसको इक्वेशन 2 से बैलेंस करना पड़ेगा। ये लो, तो ये हो गया आपका 426 प्लस 91 माइनस 126, जो भी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर है। सेम ऐसे ही आपका जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो भी सॉल्व होगा। चलिए अब आते हैं सेक्शन ई। हाउ डज आयनाइजेशन एंथैल्पी चेंज अलोंग अ ट्रांजिशन सीरीज। आपको मालूम है कि ट्रांजिशन सीरीज में मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है बेटा वो धीरे धीरे बढ़ती है, थोड़ी कम होती है फिर बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। ठीक, अराउंड द आयनिक स्पीशीज व्हिच वन इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस होने के लिए उसको स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन पुल करने की टेंडेंसी चाहिए, और स्ट्रांगली पुल करने की टेंडेंसी के लिए आपके पास सबसे आइडियल होता है D4 या फिर D9। ये मैं आपको हिंट कर रहा हूं, ये आप सॉल्व कीजिए। अब देखिए स्कैंडियम, सेरियम और ये जो थर्ड ऑप्शन, मतलब इन तीनों ऑप्शन में आपको चेक करना है कि D4 या D9 किस में मिल रहा है, जिसमें मिलेगा वो आपका आंसर है। ट्रांजिशन मेटल्स है वेरी ठीक बॉइलिंग पॉइंट, ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है आपका कि इनके पास जो वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करा के देगा, जिसके कारण उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत हाई होता है। दूसरी चीज, इनका एटॉमिक साइज कम है, एटॉमिक साइज कम है यानी कि इनको वैसे भी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो इसके बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हैं, आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ करके जो इजी लगे आप उसको लिख सकते हैं। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ये इज 3.87। हाउ मेनी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इट। बढ़िया क्वेश्चन है। 3.87 ये वैल्यू आई है n इंटू n+2 की। ठीक, चलो सॉल्व करके देखा जाए। 3.87, अच्छा एक काम ये कर सकते हो क्या, 3.87 के नियरेस्ट ग्रेटर नंबर कौन सा हो सकता है जो किसी इक्वेशन का मतलब किसी एक वैल्यू का स्क्वायर रूट हो, वो है 4। अगर 4 होता है इसका मतलब यहां √16 आया होता। ये 4 से थोड़ा सा कम है तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि ये क्या होगा, √15। देखिए मैं आपको ना इजी शॉर्टकट तरीका सिखा रहा हूं एग्जाम में कम से कम टाइम में सॉल्व करने का। 15 होने का मतलब क्या है बेटे, 15 होने का मतलब ये है कि आपको यहां चाहिए था 3 इंटू 3 + 2। यही वो कंडीशन है जिसमें आपको 3 इंटू 5 यानी कि 15 मिलेगा। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है इसके पास, 3 है। ट्राइवेलेंट लेंथेनॉइड आयंस आर कलर्ड वाई। देखिए कलर्ड होने की एक ही शर्त है कि उसके पास अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा इजी है। आर मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड, क्यों, क्योंकि ये जो है ये अपने हाईएस्ट पॉसिबल या ये कह लीजिए कि हाईएस्ट पॉसिबल स्टेबल स्टेट में है। ठीक, इसके बाद फिर आता है कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथेनॉइड्स वाई, क्योंकि इनका एटॉमिक साइज और जो डिफरेंस है वो इस चीज का आंसर है। ठीक, उसके बाद है डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बाय डिसॉल्विंग K2SO4 इन ये। ठीक है, उसके बाद है 4% सॉल्यूशन W/W ऑफ सुक्रोज इन वाटर, ये भी ठीक है। अच्छा, न्यूमेरिकल्स को हम देखते हैं। ये वाले क्वेश्चन को देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन एसीटोन इज एडेड टू प्योर अल्कोहल। अगेन आपकी बुक में दिया हुआ है कि ये दोनों जो है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब जब इन दोनों को आप मिलाओगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका रिजल्टेंट वेपर प्रेशर इनके इंडिविजुअल वेपर प्रेशर से ज्यादा आता है। ठीक, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन पाती। चलो अब इस वाले क्वेश्चंस को देखा भी जाए। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए ये हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32। पाई इज इक्वल्स टू I इंटू CRT। ठीक, पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर जो अपने को कैलकुलेट करना है।
आई कैसे निकालोगे आप? आई है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन्वॉल्व, ठीक। तो K2SO4 कैसा टूटेगा बेटा? ये टूटेगा ट्वाइस ऑफ K प्लस और SO4 माइनस 2। तो 2 पोटेशियम और 1 सल्फेट, 2 + 1 3। आई की वैल्यू 3 रखनी है अपने को। कंसंट्रेशन, चलो भैया कंसंट्रेशन देखा जाए। कंसंट्रेशन आप कैसे निकालेंगे? इसके लिए आपको पहले चाहिए तो नंबर ऑफ मोल्स। ये कैसे निकलेगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2.5 इंटू 10⁻⁻², और मोलर मास आ रहा है इसका 174। आप इसको सॉल्व कीजिए, लेकर के आइए आंसर 1.44 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स। चलिए अब इतना मोल जो है वो कितने में डिसॉल्व किया हुआ है? 2 लीटर में, यानी कि कंसंट्रेशन कितना हुआ? नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन डिसॉल्व पर लीटर सॉल्यूशन। तो ये कितना हो गया? 1.44 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 2। सॉल्व करोगे तो आएगा 7.2 इंटू 10⁻⁻5 मोल्स पर लीटर। चलिए सी की वैल्यू भी निकल गई, कितनी? 7.2। आर की वैल्यू बेटे हम लोगों को रखनी पड़ेगी 0.082 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, ठीक। और फिर बचा है टेम्परेचर, इसकी वैल्यू तो रखेंगे 298 ही। चलो तो इस हिसाब से पाई इज इक्वल्स टू 3 इंटू 7.2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू आर की जगह 0.082 इंटू टी की जगह पे 298। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर मिलेगा आपको 0.00527 एटमॉस्फेरिक। अगर ये ऐसे लिखना पसंद नहीं आ रहा तो डेसिमल को इधर खिसका दीजिए। 3 पोजीशन खिसके हैं टुवर्ड्स द राइट, तो जब आप टुवर्ड्स द राइट खिसकते हैं या डिस्प्लेस होते हैं तो आप नेगेटिव एक्सपोनेंट चढ़ाते हैं। तो ये हो गया 5.27 इंटू 10⁻⁻3 एटमॉस्फेरिक। चलिए इसके बाद आपको चाहिए क्वेश्चन नंबर, इसका जो सेकंड पार्ट वाला था वो। चलिए उसका भी सॉल्यूशन देख लो भाई। मास ऑफ सुक्रोज, ये क्या था बेटा? 4% W/W। W/W का मतलब 4 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ मिक्सचर, ठीक। तो इस हिसाब से जो मास ऑफ सॉल्वेंट हो रहा है, और सॉल्वेंट भी क्या लेते हैं हम लोग जनरली? वाटर, वो होगा 100 - 4 इज इक्वल्स टू 96 ग्राम या 0.096 किलोग्राम। इसमें तो कहीं की दिक्कत की बात नहीं भाई, मास आ गया। अब क्या चाहिए अपने को? मास निकाल लिया। अब चलो मोलैरिटी। मोलैरिटी के लिए चाहिए अपने को पहले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज। ये होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है? गिवन मास है 4 ग्राम। मोलर मास आता है इसका 342। जितने भी डाइसैकेराइड है उनका 342, मोनोसैकेराइड्स का 180। ये अपने को कई बार हो गया देखते प्रैक्टिस करते। तो ये वैल्यू आ रही है 0.117 मोल्स, ठीक। तो अब मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या निकलेगा? सॉरी, मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हो जाएगा आपका 0.0117 अपॉन 0.096। ये आ रहा है 0.122 मोल्स पर किलोग्राम।
ये आ गई मोलैलिटी की वैल्यू सुक्रोज सॉल्यूशन के लिए। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए इसमें कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज। ठीक है, इसके लिए आप पहले तो फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू वांट ऑफ फैक्टर इंटू एम। ठीक, मालूम ही है प्योर वाटर का होता है 1.86, 1 लेंगे वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज डिसोसिएट या आयोनाइज नहीं होता है, वो अपने आप में एक ही रहता है। आप में से कभी किसी ने इस ग्लूकोज को टूटते हुए नहीं देखा होगा। सॉरी। ठीक, तो ये हो गया 1 इंटू मोलैलिटी की वैल्यू अभी भी निकाली है हम लोगों ने 0.122, तो ये आया कितना 0.227 केल्विन। 0.227 केल्विन। ठीक है, अब अपने को चाहिए क्या बेटे, टी एफ। कैसे निकलेगा, टी एफ नॉट माइनस डेल्टा टी एफ। निकाल लीजिए कितना आ रहा है, ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब प्योर वाटर। राइट डिस्टिंग्विश टेस्ट। अच्छा ठीक है, ये अपना रह गया था, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। एक्वेटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन, क्योंकि इसका रीजन है कि जैसे जैसे आप वार्म वाटर की तरफ जाते हो, यानी कि वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, उसको हीट अप करोगे, तो उसमें डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो, जो ट्रैप्ड ऑक्सीजन है वो निकलनी शुरू हो जाती है। इसलिए वार्म वाटर में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम रहता है इन कंपैरिजन टू कोल्ड वाटर। दिस इज द रीजन व्हाई एक्वेटिक एनिमल्स फील कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रादर देन वार्म वाटर। ठीक, उसके बाद जा रहा है हायर ऑल्टीट्यूड पे पीपल सफर फ्रॉम एनॉक्सिया। वो इसलिए क्योंकि जैसे जैसे हायर ऑल्टीट्यूड पे जाओगे वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता रहता है, लेकिन अवेलेबल ऑक्सीजन की मतलब क्या होना चाहिए, कंसंट्रेशन कम होता जाता है। ठीक, तो बॉडी को जितना रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन है वो नहीं मिल पाता। चलिए, अच्छा, और एनॉक्सिया का मतलब होता है, एनॉक्सिया मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। चलिए, द नेक्स्ट इज राइट डिस्टिंग्विश टेस्ट फॉर फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड। देखिए, मैं आपको ये चीज वर्बली बता रहा हूं, लेकिन आप लोग इसको लिख बहुत आसानी से लेंगे। एनिलिन और इथाइलमिन, पहला टेस्ट तो ये है भैया, ये एनिलिन जो है ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाएगा जब आप NaNO2 या HNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ HCl, जबकि इथाइलमिन के साथ में डाइएजोनियम सॉल्ट जो बनता भी है वो स्टेबल नहीं है, जबकि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो है वो उसके कंपैरिजन में स्टेबल है। दूसरा जो इनके बीच में डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है वो ये कि अगर आप एजो डाई टेस्ट कराओगे तो एलिफेटिक अमीन जो है यानी कि इथाइल अमीन, उसमें कोई एजो डाई नहीं बनता, जबकि ये जो एनिलीन है, इसका एनिलीन जो है वो आगे चल के एजो डाइज बनाता है, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा भी है कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन आप कराएंगे किससे, एक फिनॉल से कराएंगे तो ऑरेंज डाई, और एनिलीन से कराएंगे तो येलो डाई बनता है। ठीक, चलिए, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्यूरिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसका बेसिक अमीनो ग्रुप जो है वो AlCl3 के साथ तुरंत सॉल्ट बना करके सेपरेट कर देता है, और AlCl3 का जो फंक्शन है फ्यूरिक रिएक्शन में वो चीज नहीं हो पाती। सॉरी, इट इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर प्योर एमीन्स बाय एमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड्स। एमोनोलाइसिस का मतलब एक्सेस में आप उसको मतलब अमोनिया लेकर के चल रहे थे। अब आप लोगों को ये मालूम है कि अगर आप एक्सेस में लेकर के चल रहे हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में जो मिक्सचर मतलब जो कंपाउंड प्रोडक्ट के फॉर्म में आता है वो मिक्सचर होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और क्वाटरनरी अमीन्स का और सॉल्ट का। ठीक, तो इसलिए उनका सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। उसके बाद है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, एनिलीन, पैरानाइट्रोएनिलीन एंड पैराटोलुइडिन। देखो भाई, सिंपल सी बात है, एसिडिक स्ट्रेंथ सॉरी बेसिक स्ट्रेंथ इस बात पे डिपेंड करती है कि कौन सा मॉलिक्यूल कितनी इजीली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इस रेस में पैरानाइट्रोएनिलीन जो है वो सबसे अच्छा इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का मतलब
कम से ज्यादा बेसिक की तरफ जाना है, तो सबसे कम बेसिक जो जा रहा है वो है पैराटोल्यूडिन, ठीक। उसके बाद जा रहा है एनिलिन, क्यों? क्योंकि एनिलिन में वो रेजोनेंस क्रिएट चालू हो गया है। लेकिन पैरानाइट्रो एनिलिन में क्या है कंडीशन, ये सबसे स्ट्रांगली बेसिक है। नाइट्रो ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन रिपल करेगा, तो उसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है NH2 वाला